नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आपके साथ लेकर आया हूं एक ऐसी शख्सियत जो इस वक्त पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में छाई हुई है। चुपचाप काम करना, अनुशासन में काम करना और ऐसा काम करना कि आला कमान बिना दाद दिए नहीं रह पाए। बीजेपी के संगठन शिल्पियों में कई नाम शामिल होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी इन दिनों लोगों की जुबां पर जमकर चढ़े हुए हैं। बहुत स्वागत करते हैं आज हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी का न्यूज़ 24 और लल्लूराम.com पर। बहुत स्वागत है सर। नमस्कार अभिलाष। बहुत नमस्ते। आज खास बात यह है कि 2 जुलाई को 1 साल पूरे हो जाएंगे हेमंत खंडेलवाल जी को ये पदभार संभाले, और उससे पहले इन्होंने जो किया है, जो एक ऐसी सीट जो दिग्विजय सिंह जी जैसे दिग्गज की थी, तो शुरुआत तो मैं वहीं से करूंगा हेमंत जी, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय है और उसमें लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी का किया हुआ काम था, कांग्रेस की गलती थी, बीजेपी ने एंटिसिपेट किया था, या ये जो कमियां निकली हैं बीजेपी ने ही क्रिएट की थी। बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि मुझे पता है कि आप बहुत कम बोलते हैं और जो नहीं बोलना वो तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, पर मैं कोशिश करूंगा कि हमारे दर्शकों को अब तो कुछ बता दीजिए। देखिए, आप बात कर रहे हैं राज्यसभा की तीसरी सीट की जी। निश्चित तौर पे अगर हमने फॉर्म भरा तो हमारी तैयारी भी थी, और अगर मतदान होता तो ये निश्चित मानिए कि हमारा तीसरा प्रत्याशी विजयी होता। लेकिन जहाँ तक फॉर्म रिजेक्ट होने का सवाल है, नामांकन निरस्त होने का सवाल है, तो किसी ने फॉर्म भरने में गलती की। उन्होंने गलती उनके साथियों ने क्यों की, ये विषय वो ही बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना में ऐसा कोई हमारा नेटवर्क नहीं है। हमें तो कहीं से ये जानकारी उस दिन सुबह आई कि इस फॉर्म में ये कमी है। हमने उसको अपने सोर्सेज से चेक करवाया। उसमें एक केस था जो 2019 में समाप्त हो गया था। फिर बाकी जानकारी भी हमें कहीं ना कहीं ऐसी जगह से मिली जो हमारे विरोधी भी हो सकते हैं या उनके सहयोगी भी हो सकते हैं। मैं इस बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारी पार्टी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमें उपलब्ध कराई गई। जब कोई जानकारी उपलब्ध है तो निश्चित तौर पे विरोधी प्रत्याशी का फर्ज होता है उस पर आपत्ति लगाना, और वो पूरा काम हमने किया और हमारा तीसरा फॉर्म तीनों हमारे नामांकन पास हुए और कांग्रेस का निरस्त हुआ। हेमंत जी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब नंबर्स नहीं थे और आपने कैंडिडेट खड़ा किया था तो फिर तो जोड़ तोड़ का रास्ता बनता था, या पार्टी से कुछ लोग एक और बार बड़ी फूट होकर के आपके पास जुड़ने वाले थे। इसमें से दोनों में से सच्चाई क्या थी? देखिए, हमने शनिवार तक 2 फॉर्म भरे जी। हमने 2 ही फॉर्म की हमारी तैयारी थी। उसके बाद हम लोगों ने विचार विमर्श किया, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने, और हमें लगा कि कांग्रेस में आपसी खींचतान है उम्मीदवार को लेके और उनके अंदरूनी जो उनकी दिक्कतें हैं। हमें लगा कि हम तीसरे प्रत्याशी को विजयी कर लेंगे, और इसलिए हमने उसके बाद सोमवार के दिन तीसरा फॉर्म भरा। एक बड़ा सवाल जो मुझसे सभी लोग जानना चाहते हैं, तीसरा कैंडिडेट उतारने का फैसला प्रदेश संगठन का था या आपको राष्ट्रीय संगठन ने कहा था, या आपने उनसे बात की और फिर आपने परमिशन लिया? ये पूरी तरह यहीं मध्य प्रदेश में डिसाइड हुआ? देखिए, 2 प्रत्याशी का तो केंद्र का निर्णय था। उसके बाद तीसरे प्रत्याशी को लेके केंद्र ने हमें कहा था कि परिस्थिति के अनुसार राज्य निर्णय करे। हमने यहाँ के राजनीतिक परिस्थितियों की बात हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, हमारे नितिन नवीन जी को, संतोष जी को, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को हमने बताई। उनके माध्यम से हमारे और वरिष्ठ नेतृत्व के पास बात गई होगी, और उन्होंने जब हरी झंडी हमें दी तो हमने तीसरे फॉर्म की तैयारी शुरू की। नामों का जो हमने जो नाम का उम्मीदवार जिसको उतारा है, ऐसी हमने 4-5 नाम की पैनल हम लोगों ने बैठ के विचार विमर्श किया। फिर केंद्रीय नेतृत्व से उसकी बात की, और फिर जिस नाम पे सहमति बनी उसका हमने फॉर्म भरा है। किस तरह का प्रतिफल था आलाकमान की तरफ से जब बिना चुनाव लड़े एक एक्स्ट्रा सीट आपने मध्य प्रदेश संगठन, चूंकि हालांकि संगठन ने मध्य प्रदेश के बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया है, नर्सरी कहा जाता है कि यहाँ से चीज़ें निकल कर आती हैं, पर हेमंत खंडेलवाल आते हैं 1 साल के अंदर, वो इतना अच्छा मैनेजमेंट करते हैं कि एक एक्स्ट्रा सीट राज्यसभा की देते हैं, तब जब बहुत ज़रूरत है। एक राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी बहुत तैयारी से केंद्र में काम कर रही है।
तो क्या वहाँ से प्रतिक्रिया कैसे आई कि बिना निर्विरोध आपने जो है तीनों अपने कैंडिडेट जिताए थे? नहीं, निश्चित तौर पे केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को सराहा कि चुनाव भी होता तो भी भारतीय जनता पार्टी जीतती, और अगर किसी विरोधी पक्ष ने कोई कमी रखी है, उसके फॉर्म में जाने बूझे कोई चीज़ को छुपाया गया है जो कि मतदाता के संज्ञान में आना चाहिए, तो वो चीज़ अगर उसके द्वारा छोड़ी गई है, गलती की गई है, उसको उठाना और उसके आधार पे फॉर्म का रिजेक्ट होना, तो निश्चित तौर पे केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे प्रदेश इकाई की सराहना भी की और धन्यवाद। हेमंत जी, जीत किसकी मानते हैं? कांग्रेस की हार है या बीजेपी की जीत है? उन्होंने अपनी गलती से सेल्फ गोल कर लिया, या गोल उन्होंने गलती की थी, बीजेपी ने बहुत माइन्यूटली उसे ऑब्जर्व किया और उचित फोरम पर उठा करके? कैसे देखते हैं? मतलब एक होता है एक जीत जो आप संघर्ष करके जीतते हैं, एक होता है सामने वाला सेल्फ गोल किया या फॉल प्ले करके हार गया। कैसे देखते हैं इस जीत को? देखिए, जीत तो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन कांग्रेस की भी हार है। उनका अपने आप में विरोधाभास, उनके द्वारा फॉर्म में कोई चीज को छोड़ देना, जानकारी को छोड़ देना, डमी कैंडिडेट नहीं भरना, फॉर्म की प्रॉपर जांच नहीं करना, और एक ऐसा मामला जिसका जिक्र फॉर्म में किया जाना चाहिए उसको जाने बूझे छोड़ देना, तो मैं समझता हूँ कि एक सेल्फ गोल भी हो सकता है। लेकिन हमारी जीत है, हमारी रणनीति की जीत है, तो हमारी भी जीत है ये। आपने लेकिन एक सुराग करके छोड़ दिया फिर से कांग्रेस संगठन में। ये तीसरा कैंडिडेट उतारा था, उसी दिन तय हो गया था कि कांग्रेस में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है विधायकों का जो हो सकता है टूट जाए, फूट जाए। आने वाले समय में ये संभावनाएं प्रबल हैं क्या कि कुछ लोग आपके साथ जुड़ जाएं आकर? देखिए, ये तो भविष्य के गर्त में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इस बार अगर वोटिंग होती तो ये निश्चित मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत सारे लोग अंतरात्मा की आवाज़ में वोट देते। चलिए, ये तो खैर इस चुनाव से रिलेटेड बातें हो गई, लेकिन संगठन का चूंकि अब आपके पास पूरा जिम्मा है और मध्य प्रदेश के संगठन के बहुत बड़े बड़े प्रोधा रहे, नाम रहे, आप बहुत सादगी के साथ, अनुशासन के साथ संगठन को चला रहे हैं। एक साल को मैं खुद को आप कैसे इवेल्युएट करते हैं, खुद का मूल्यांकन कैसे करते हैं? किस बात का संतोष है, किस बात के लिए लग रहा है आपको कि अभी ये तो और करना है, बाकी है? देखिए, एक साल का समय हालांकि कम होता है, लेकिन संगठन की सभी नियुक्तियां हो जाए, हमारी प्रदेश की अपनी कार्य समिति हो जाए। इतने जल्दी कोई कर भी नहीं पाता है जितना एक साल में आप लोगों ने कर लिया, क्योंकि अमूमन कोई भी प्रदेश अध्यक्ष 2, 2.5, 3 साल ले लेता है इनको करने में, नियुक्त करने में। सारे मोर्चे बन जाए, सारे प्रकोष्ठ बन जाए, नीचे की हमारी इकाइयाँ बन जाए, हमारे बूथ तक के जो हमारी नियुक्तियाँ होना है वो प्रॉपर हो जाए। ये एक बड़ा संगठन का मिशन रहता है, क्योंकि सभी जगह हमको कोशिश की जाती है कि सर्वानुमति बने। दूसरा एक बात हमने और की, हमारे 2-3 साल से एल्डरमैन नहीं बने थे, हमने उसकी नियुक्ति का काम किया। हमारी जन भागीदारी के पद थे वो रिक्त थे। इसके अलावा हमारे और भी शासकीय नियुक्तियाँ थी। जिलों में तो लगभग 40-50 कोई ना कोई पद पे, कोई जैसे एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, जेल है, ऐसी बहुत सारे विभागों की कोई ना कोई समिति रहती है जिसको प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पे बनती है। ये सारी भी समितियाँ पिछले 4-5 साल से नहीं बनी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमने मिलकर तय किया कि इन्हें भरे। मंडल प्राधिकरण, कुछ प्राधिकरण तो 10-10 साल से नहीं बने थे, उन्हें भी बनाने का काम किया। लगभग 60 से ऊपर नियुक्तियां की। मैं समझता हूं कि संगठन के नाते जितना काम होना चाहिए उसे मैंने मिलके, सबके साथ मिलके करने का प्रयास किया। अनुशासन पार्टी का वैसे तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन जब आप आए थे तो आपने आते से ही जो सबसे पहली बात कही थी 2 जुलाई को कि जो भी दाएं बाएं चलेगा उसको दिक्कत होगी। क्या आपको लगता है अनुशासन आप मेंटेन कर पाए पार्टी के अंदर? मैंने देखा कि आप सागर गए, 2 बड़े दिग्गज थे, उनको एक मंच पर पहली बार लेकर आए। आपने ग्वालियर चंबल में किया, आपने विंध्य क्षेत्र में जा रहे हैं आप। ये जो थोड़े थोड़े मनमुटाव थे बड़े नेताओं के बीच में, इसे कैसे इस खाई को पाट रहे हैं? और ये केवल दिखावे के लिए है या बाद में आप इसका फीडबैक भी लेते हैं कि चीज़ें ठीक हुई हैं या नहीं? देखिए, कोई भी संगठन हो, कोई भी परिवार हो, 2 समूह के बीच में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो उसकी एक सीमा होनी चाहिए। एक प्रयास किया जाए कि हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष, संगठन सब साथ बैठे। हमने बरसों बाद
कोर कमेटी बनाई, न सिर्फ कोर कमेटी बनाई बल्कि उसकी हर 2 महीने में बैठक अनिवार्य की, जिसमें हमारे कोर के सदस्यों के साथ प्रभारी मंत्री बैठता है। और ये हमारी सतत प्रक्रिया पिछले 5-6 महीने से चल रही है। तो एक प्रयास है कि सब लोग एक दूसरे के साथ बैठे, सामूहिक निर्णय हो। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसमें हम लगभग सफल है तो ये बात सत्य है। अभी मैं देख रहा था कि कार्यकर्ता प्रशिक्षण को लेकर के देश भर में मध्य प्रदेश के संगठन की तारीफ हो रही है। नंबर 1 पर आप रहे, तैयारी पूरी कर ली गई है, टीम आपने तैयार कर ली है। कैसे टीम तैयार की है और आने वाले समय में क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि अब चूंकि आप पूरे देश में अभी से नज़र में आ गया है मध्य प्रदेश का संगठन कि बढ़िया काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लक्ष्य भी आपने बड़े रख लिए होंगे। किस तरह के लक्ष्य रखे हैं? अभी हमारा प्रशिक्षण वर्ग था, तो उसमें हमने 100% जिलों में हो, 100% मंडल में हो, जो केंद्र की हमारी अपेक्षा हो कि लोग रात्रि विश्राम करें, कुछ हम नवाचार करें, तो हमारे सभी जिलों ने बहुत अच्छा काम किया। हमारी केंद्र की टीम ने भी इसे सराहा। देश में कहाँ स्थान है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम मध्य प्रदेश ने प्रशिक्षण वर्गों में बहुत ही अच्छा काम किया है। आने वाले समय में और भी हमारे वर्ग होने, हमारा प्रयास रहेगा कि उसमें भी नवाचार हो। हमारे प्रशिक्षण से कार्यकर्ता को सीख के जाए, कुछ प्रशिक्षण के बाद हमारी कार्य पद्धति, हमारी विचारधारा और सुदृढ़ हो, हम दैनिक जीवन में उसको अपने अंदर उतार सकें, इसका हमारा प्रयास है। नवाचारों के लिए जाने जाती है बीजेपी और आप लगातार नवाचार करते हैं। कुछ खास मध्य प्रदेश संगठन में कुछ नया होने जा रहा है जो बाकी के राज्यों के लिए नज़ीर बन पाए, मिसाल बन पाए? देखिए, हमने पहले प्रयास किया कि क्योंकि मैं खुद भी विधायक रहा और मैं तो एक जनजाति जिले से आता हूँ, तो हमारे यहाँ मंत्रियों से मिलने में लोग उनके बंगले पे या वल्लभ भवन में जाते हैं, जहाँ हर कार्यकर्ता का मिलना संभव नहीं है। तो हमने एक प्रयास किया कि हर महीने हर मंत्री अनिवार्य रूप से 2 घंटे कार्यालय में रहे, जिसकी जानकारी हम उस महीने के शुरू के दिन में ही कार्यकर्ताओं को उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे और सब दूर दे देते हैं। और कहीं एक आध दिन कोई मंत्री की सूचना है, अलग बात है, मंत्री बैठते भी है, रिपोर्टिंग भी होती है और उन कार्यों का फॉलोअप भी होता है। ये हमारा प्रयोग बहुत ही सफल रहा और कार्यकर्ताओं में इसकी बहुत ही एक अच्छी प्रतिक्रिया है। दूसरा, हमने एक प्रयास किया कि हम संगठन के काम तो करें, लेकिन सेवा के भी काम में हम लोगों का दिल जीतने का काम करें। तो हमने एक चिकित्सा प्रकोष्ठ के सहयोग से हमने सहयोग सेल एक बनाया है। प्रदेश भर के ऐसे मरीज जिनको आयुष्मान का लाभ मिल रहा है या आयुष्मान का लाभ नहीं मिल रहा, वो भोपाल आते हैं, तो उनके परिजन को उस हॉस्पिटल में असेस करें, उनकी अगर मुख्यमंत्री सहायता में कहीं मदद करनी है तो मदद कर दें। उस हॉस्पिटल में हमारे कार्यकर्ता जाके वहाँ पे उनके बीच में अगर कोई बातचीत कराना है वो करा दे। तो क्योंकि मध्य प्रदेश एक जनजाति प्रदेश है, तो ऐसे जिलों से आने वाले कार्यकर्ता जो खुद ही परेशान रहते हैं उनकी परेशानी दूर करें। तो एक ये बड़ा काम भी हमने शुरू किया है। इसके अलावा जिले में भी हमारे मंत्री, हमारे स्थानीय विधायक, सांसद जिला कार्यालय में बैठे, उसका कैलेंडर बने। हमारे जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी अनिवार्य रूप से हर महीने जिले में जाए, उसकी भी हमने रचना बनाई, मोर्चों की भी रचना बनाई और हर महीने ये चीज़ रेगुलर हो। कई बार ये होता था कि मंडल की बैठक 6-6 महीने नहीं हुई, जिले की नहीं हुई, तो हमारे यहाँ ये चीज़ हमारे संगठन के क्रम में आ गया और लगातार हम ये सारे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें मध्य प्रदेश सफल है और हम और भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। बीच में कई घटनाएं हुई जब हमने देखा कि विधायक हो, सांसद हों या पदाधिकारी हों, मुखर हो जाते हैं, सार्वजनिक तौर पर इजहार कर देते हैं गुस्से का या कोई अपशब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, तुरंत आप तलब कर लेते हैं। उसके बाद जो पेशी होती है, हम तो उसको मीडिया की भाषा में पेशी कहते हैं, तो पेशी के बाद जब वो निकलते हैं तो उनके सुर बदल जाते हैं। तो ये आक्रोश को थामने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल आप करते हैं कि वो मीडिया के सामने कुछ कह रहे होते हैं और समझाते हैं, अनुशासन का डंडा दिखाते हैं? ऐसा क्या अंदर बैठक में आपके साथ होता है कि बाहर आकर के कहते हैं सब मामले खत्म हो गए? देखिए, कई बार जनप्रतिनिधियों के साथ में आम जनता का काम को लेके कई बार अत्यधिक दबाव रहता है, इसलिए कई बार उनसे कई चूक होती है और कई बार भावावेश में कुछ बोल जाते हैं।
लेकिन वो नहीं बोलना चाहिए। अगर जैसे ही संगठन के नॉलेज पे मामला आता है, मुख्यमंत्री जी के नॉलेज पे आता है, तो हम उस व्यक्ति को बुलाते भी हैं, उसको समझाइश भी देते हैं, बातचीत भी करते हैं, उसका पक्ष भी सुनते हैं और उसके बाद उससे अनुरोध भी करते हैं, उसको आदेशित भी करते हैं, उसको बोलते भी हैं कि बाहर जाके आपका परसेप्शन ये बनना चाहिए कि आपके द्वारा ये थोड़ी गलती हुई है, भविष्य में ऐसी चूक ना हो। और हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, इस नाते हमारे लोग बात भी मानते हैं और उस समय क्षणिक जो भूल हुई है उसका उन्हें प्रायश्चित भी रहता है और वो उसके लिए सार्वजनिक रूप से अपनी बात को कहते भी हैं और मानते भी हैं। अब थोड़े पॉलिटिकल सवाल करते हैं। अभी हमने देखा कि पीएम ने अपील की मोदी जी ने कि तेल की बचत करनी है, डीजल की बचत करनी है, तो हमारे तमाम विधायक, सांसद, मंत्री, पदाधिकारी जो हैं कुछ दिनों के लिए वो छोटा काफिला करके गाड़ी चलाते नजर आए और अभी पता चल रहा है कि वो वापस उसी ढर्रे पर लगभग आ गए हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि वो जो कोशिशें होती हैं, वो जो आह्वान होते हैं, वो जो पार्टी के दिशा निर्देश होते हैं, वो सिर्फ दिखावे तक सीमित रह जाते हैं ऐसे मामलों के लिए। क्योंकि मैं जानता हूँ हेमंत खंडेलवाल जी बिना काफिले के सालों से चल रहे हैं, उनको लगता ही नहीं है, जब वो विधायक थे तब भी चलते थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं तब भी वो वैसे ही चल रहे हैं। तो ये चीज़ जीवन शैली में कैसे आए? हर व्यक्ति तो हेमंत खंडेलवाल हो नहीं सकता, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप कि ये बोलने पर ना करें बल्कि अपनी जीवन शैली में अपना लें, वो संस्कार बन जाए? देखिए, मोदी जी ने जैसे ही अपील की 2-3 दिन लगा लोगों को उसे समझने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। 1-2 जगह नहीं हुआ तो सरकार ने भी और संगठन ने भी तुरंत कार्रवाई की और लगातार हम लोगों को बोल रहे हैं कि इसका ख्याल रखिए कि छोटा काफिला रहे, आप अकेले चलें, आप जिस मीटिंग के लिए जा रहे हैं सीधे वहाँ पहुँचे, स्वागत और बाकी चीज़ों पे कम आपका उस पर ध्यान रहे। लेकिन राजनीति का स्वरूप कुछ ऐसा है कि तड़क भड़क और दिखावा कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन जैसे ही संज्ञान में आता है उसे बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि आम कार्यकर्ता, आम जनप्रतिनिधि ने अपने आप को बदला है। कुछ जगह ऐसी घटनाएं अभी भी हो रही हैं, लेकिन जैसे ही संगठन के नॉलेज पे आती है हम उस पर संज्ञान भी लेते हैं, उन्हें हिदायत भी देते हैं और प्रयास करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा ना हो। एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि सत्ता और संगठन का समन्वय, उसे आप कैसे देखते हैं? वो चल रहा है अच्छा सा, क्योंकि कार्यकर्ता कहीं और नहीं बोलता, वो आकर के संगठन को बताता है कि मेरा काम नहीं हो रहा या मेरे क्षेत्र के काम नहीं हो रहे हैं, और फिर आप लोगों के जरिए आप वो सूत्रधार होते हैं जो सत्ता के साथ समन्वय बैठाते हैं। और ये हर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि कार्यकर्ता को लगता है कि उसके काम नहीं हो पा रहे उसी की सरकार में। क्या आपको लगता है कि उस मामले में आपके 1 साल में कुछ बदलाव आया है? देखिए, सत्ता और संगठन एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों एक दूसरे में समा भी ना जाए लेकिन दूर भी ना जाए। इस सिद्धांत पे काम करना चाहिए। मेरा खुद का सोचना है कि हम सत्ता से दूर भी रहें, लेकिन समय समय पे हमें लगता है कि हमारे कार्यकर्ता का काम नहीं हुआ, हमारे जनप्रतिनिधि का नहीं हुआ, तो उसको हमारे मुख्यमंत्री जी को, मंत्रियों को वो बात संज्ञान में लाए। उनकी कोई बात संगठन से है तो उनकी भी बात संगठन सुने और इस तरह का सामंजस्य रहे कि सत्ता और संगठन दोनों साथ साथ चलें, दोनों एक दूसरे के पूरक बने, सहयोगी बने और दोनों मिलके इस विचारधारा को, इस पार्टी को मजबूत करें। मोदी जी के 12 साल पूरे हुए, उसको आप कैसे देखते हैं कार्यकर्ता के तौर पर, और साथ ही साथ देश के नागरिक के तौर पर आप कैसे आकलन करते हैं मोदी सरकार के 12 सालों का? देखिए, मोदी जी के 12 साल में जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो भारत 11वें नंबर की इकोनॉमी था। उनके सामने चैलेंज था कि वो दुनिया के शिखर पे जाए, आगे बढ़े, चाहे विदेश नीति हो, चाहे इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो या जीडीपी में ग्रोथ की बात हो। लेकिन मैं समझता हूँ एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री मोदी ही हो सकते हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों के साथ साथ पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा अगर देश दुनिया की टॉप इकोनॉमी भी बन गया लेकिन देश के करोड़ों लोगों का पक्का मकान नहीं रहा, उसके बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं रहा, उसके घर में चूल्हा नहीं जला, उसके घर में गैस नहीं हुई, उसके खुद का बैंक अकाउंट नहीं हुआ, उसके घर में बिजली नहीं हुई, उसके
घर तक पानी का कनेक्शन नहीं हुआ, उस किसान का फसल बीमा नहीं हुआ, उसके घर में अगर कोई बीमार हो जाए और उसका इलाज नहीं हुआ, देश की अधिकतर 50% आबादी अगर इन अभाव में रह जाए और देश आगे बढ़ जाए, तो ऐसे देश का कोई मतलब नहीं जो देश के हर नागरिक को साथ में ना लेके चल पाए। मैं तो खुद ही ग्रामीण अंचल से आता हूँ, जब गांव में जाता हूँ तो मैं लोगों का कॉन्फिडेंस देखता हूँ कि साहब झोपड़ी में रहते थे, बच्चा हमारा जब स्कूल जाता था तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, आज जाता है तो उसका देखिए सीने से सिर ऊंचा होता है। हमारी बेटी, हमारी बहू जो घर में खाना बनाती है उसको कितना अच्छा लगता है। जब एक पोता अपने बाबा से बोलता था पहले कि बाबा तेरा बीमार होगा तो हम तुम्हारा इलाज कैसे कराएंगे, आज वही पोता बाबा से बोलता है कि बाबा मोदी का आयुष्मान कार्ड है और मेरा कंधा है, चिंता मत करो, चाहे तुम्हारा इलाज सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में, मैं कराऊंगा। तो ये एक जो बदलाव हुआ, मैं समझता हूँ कि मोदी जी का ही विजन था। शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा सामाजिक बदलाव इस देश में होने जा रहा है। बीजेपी संगठन हमेशा चुनाव की तैयारी करती है। एक चुनाव से पहले ही आप जीत चुके हैं, आप किसकी तैयारी है? अंतिम सवाल। सब बीजेपी में तो हम कई दल चुनाव के समय एक्टिव रहते हैं। हमारे किसी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए माइक हटा के, तो वो कहेगा साहब यहाँ तो रोज ही कार्यक्रम है, रोज ही पार्टी की बैठकें हैं, रोज ही काम है। तो हम तो हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं, संगठन को मजबूत करते रहते हैं। चुनाव चाहे आज हो चाहे 2 साल बाद हो, हम हमेशा तैयारी में रहते हैं। न्यूज़ 24 को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत सारी शुभकामनाएं। 1 साल आपके पूरे हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपके जो आने वाले जितने भी साल पार्टी आपको ये जिम्मेदारी देती है, 5, 10, 20 साल, इसी तरह नए कीर्तिमान रचिए, पार्टी के लिए भी, प्रदेश के लिए भी और सिर्फ सबसे पहले जनता के लिए। बहुत शुक्रिया। आपने मुझे याद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से मेरी बात मेरे कार्यकर्ताओं तक और आम जनता तक जाएगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।